दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है यह कैसे रहने वाला है। दोस्तों, जबकि क्या है, सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश। और दोस्तों, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जो हम आपको ये गोचर ग्रह के हिसाब से जो आपको राशिफल बताते हैं यह चंद्र राशि के आधार पर क्या है, आधारित है। आपकी जो भी राशि है, चंद्र राशि, जो भी आपकी जन्म की जो राशि होगी आपकी, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला इत्यादि, उसी तरीके से जैसे मेष राशि तो हमने लगन में क्या मेष लगन के हिसाब से और मेष राशि के अकॉर्डिंग हम ये सारा आपको बता रहे हैं। या आपको जो जन्म अगर आपको अपनी जन्म राशि का पता नहीं है तो आपका जो नाम अक्षर है, जो आपका प्रचलित नाम है या जो जन्म का जो आपका नाम है उसके आधार पर भी आप यह देख सकते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह पे आते हैं। तो सूर्य क्या है आपका सिंह राशि में और पंचम भाव यानी संतान के घर में बैठा हुआ है, और वह भी स्वयं का राशि का होते हुए और पंचम भाव यानी आपके संतान भाव में बैठा हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों, जो आपका स्वयं की राशि जो मेष राशि है, मेष राशि के क्या है, पंचम भाव यानी संतान के भाव में जब यह बैठा हुआ है तो यह समय आपके लिए संतान इत्यादि के लिए बहुत अच्छा रह सकता है, और साथ ही साथ विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है, क्योंकि यह विद्या बुद्धि का भी स्थान होता है। तो देखें हम, तो आपको इस समय संतान सुख प्लस आपको क्या है, विद्या बुद्धि अगर पठन पाठन इत्यादि का से संबंधित आपको क्या होगा, आपके लिए यह समय लाभप्रद रहेगा। उसके बाद दोस्तों, पुनः हम आ जाते हैं मंगल पे, जो कि आपका क्या है, राशि का स्वामी है। मेष वृश्चिक कयो भौमः। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है, मंगल। वह आपके कहाँ बैठे हुए हैं, छठे भाव यानी अरिभाव रिपु भाव में बैठे हुए हैं। और ये आप ये मान लीजिए कि जब लगन और अष्टम भाव का जो मालिक है वो छठे घर में बैठा हुआ हो तो यह समय आपके लिए अति उत्तम है। वैसे भी दोस्तों, जो मंगल है यह क्या है, क्रूर ग्रहों में आता है, और जब भी आपके छठे और आठवें घर में क्रूर ग्रह यानी पाप ग्रह जो होते हैं यह बैठे हुए होते हैं, तो क्रूर ग्रह जब बैठे हुए होते हैं तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए अति उत्तम रहता है। तो अति उत्तम रहता है तो किस किस दृष्टिकोण से, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा कोई कार्य है जैसे कोर्ट कचहरी से संबंधित, या कोई किसी के साथ कोई विवाद इत्यादि हो गया था उससे संबंधित, या कहीं पर कोई आपका पैसा इत्यादि फंसा हुआ है उससे संबंधित, इन कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों, जैसे हम देखें फिर पुनः हम बुध के समीप आते हैं, तो बुध बैठे हुए हैं आपके भगवान सूर्य नारायण के साथ में। तो भगवान सूर्य नारायण के साथ में बुध स्वयं में क्या बनता है, बुधादित्य योग बनता है, और बुध क्या है, विद्या बुद्धि का भी वो है, बुध अगर हमारा अच्छा होता है तो हमें विद्या बुद्धि भी अच्छे तरीके से प्राप्त करवाता है। या संगीत इत्यादि, अगर संगीत का हम कार्य करते हैं या कार्य क्षेत्र हमारा संगीत से रिलेटेड है, या हम कोई अच्छे कुशल प्रवक्ता हैं, या हम एक कोई कुशल कथावाचक इत्यादि हैं, तो इसके लिए बुध का अच्छा होना आवश्यक है। तो जब सूर्य के साथ में बुध और वह भी स्वयं की राशि में जब सूर्य नारायण बैठे हुए हों, उनके साथ में बुध आदित्य हो गया है, बना हुआ है पंचम भाव में, तो ये समझ लीजिए कि यह सोने में सुहागा है। अगर संतान इत्यादि के क्षेत्र से देखें, या विद्यार्थियों के पठन पाठन इत्यादि संगीत इत्यादि क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके हिसाब से देखें, या जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोई कथावाचक इत्यादि हैं या वो हैं, उनके लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। उसके बाद बृहस्पति को हम देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए हैं, और लगन में बैठे हुए जबकि ये क्या है, धनु और मीन अधिपो गुरु, यानी आपके भाग्य भाव के और व्यय भाव के मालिक आपके कहाँ बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए हैं। तो इस समय ये समझ लीजिए कि आपका कुछ व्यय भी होने वाला है, मगर वह होगा अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि जब भाग्य और व्यय भाव का मालिक आपका केंद्र में बैठा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र में बैठे हुए हैं, तो इसमें भाग्य भी आपका खूब सुंदर चमकेगा और खर्चा भी खूब सारा होगा, मगर होगा अच्छी जगह। अच्छे कार्यों में इस समय आपका धन भी लगने वाला है, तो इसमें कहीं कोई चिंता करने वाली बात नहीं, मगर थोड़ा सा
व्यय स्थान, जैसे कि धन मीन अधिपो गुरु, व्यय स्थान के मालिक भी भगवान देव गुरु बृहस्पति हैं, तो थोड़ा सा आपको हल्का सा क्या करना है, अपने खर्चों पे हल्का सा कंट्रोल कर लेना है। उसके बाद जैसे विद्या बुद्धि में आप इस समय खर्चा कर सकते हैं, संतान से संबंधित इस समय आपके खर्चे हो सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से इस समय आपका भाग्य भी चमकेगा, आपको हर एक चीज़ का सुख भी प्राप्त होने वाला है, संतान सुख इत्यादि भी हो गया जैसे, और हर एक चीज़ का आपका लगभग विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन का हो गया। हर इनके दृष्टिकोण से देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम शुक्र में आ जाते हैं। तो शुक्र आपके काम है केंद्र भाव यानी चतुर्थ भाव, यानी इसे सुख भाव भी कहा जाता है और मातृभाव भी इसे कहते हैं। तो ये क्या है कि शुक्रा वृख तुलाधिपा, वृख और तुला यानी ये आपका धन लाभ का भाव है, और ये आपका क्या है, स्त्री भाव है। स्त्री भाव के स्वामी जो है वह कहाँ बैठे हुए आपके चतुर्थ भाव में। और दोस्तों इसको लगन भी कहा जाता है, जैसे ये लगन है उसी तरीके से यह भी केंद्र भाव इसे कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है इसे। और केंद्र भाव में जब शुक्र बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो तो यह अच्छे तरीके से फलित होते हैं। जब भी आपके जीवन में शुक्र मतलब एक केंद्र भाव में कहीं बैठ जाता है या किसी मतलब अच्छे स्थान में बैठा हुआ हो तो वह अवश्य ही 100% वह आपको क्या करता है, अच्छा रिजल्ट आपको देता है। तो आप ये भी मान लीजिए कि जो शुक्र दैत्य गुरु जो शुक्र आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में जो बैठे हुए हैं, यह समय आपका क्या है, धन लाभ का भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद शुक्र क्या है, दाम्पत्य जीवन का सुख भी इंसान को प्राप्त करता है, भोग विलास इत्यादि भी कार्यों में इंसान काफ़ी लिप्त रहता है, मगर थोड़ा सा इनसे हल्का सा आपको क्या करना है, इन चीज़ों में भी नियंत्रण रखना है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा अच्छा समय होता है दोस्तों, तो वह किसी ऐसे कार्य में कभी उलझ जाते हैं कि जो क्या है जरूरी भी है, बट कि मतलब उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण और संयमित भी हमें क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। भोग विलास के जो कार्य हैं इनको हमेशा संयमित तौर तरीके से इनमें इंसान को रहना चाहिए। कहीं पता लगा कि आपका जो पूरा यह समय बन रहा है यह भोग विलासता में ही न निकल जाए, तो इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण भी रखना है। बाकी ओवरऑल शुक्र की दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद हम आते हैं पुनः शनि पे, और शनि मकर कुंभयो, पराक्रम और आय इनकम के मालिक जो हैं वो है कहाँ बैठे हुए हैं, आपके एकादश में। तो एकादश में बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब शनि एकादश में बैठे हुए हों और वह भी वक्री दृष्टिकोण में हो, तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपके आय के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनकम के बहुत सारे स्रोत आपके खुलने वाले हैं। अगर आपका पीछे से किसी कारणवश थोड़ा सा मंदी इत्यादि आपके जीवन में चल रही होगी तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। यह जो मैंने 17 अगस्त से 16 सितंबर का जो समय आपको बोला है, अगर आप सही तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में इस समय का अपना कार्य इत्यादि करते हो या अपने कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा समय निकालते हो तो 100% आपको इस समय धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। तो शनि के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपका समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, राहु, उसके बाद हम पुनः राहु में आते हैं। तो राहु कहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। तो केंद्र भाव में राहु जब बृहस्पति के साथ में बैठे हों, देवगुरु बृहस्पति के साथ में बैठे हों, तो यह गुरु चांडाल योग बनाते हैं। मगर गुरु चांडाल योग बनाते हैं तो थोड़ा सा यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और प्लस सप्तम भाव में आपका केतु बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा स्त्री के स्वास्थ्य से भी संबंधित आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यह पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें आपको करनी है कि एक तो स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना और उसके बाद अपनी स्त्री के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो, अपने खान पान पे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, खान पान इत्यादि का ध्यान रख सकते हो, तो यकीन मानिए जो आपका 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य का जो समय है, यह आपका इस पूरे वर्ष का यह पूरा एक गोल्डन पीरियड आपका होगा। इस समय आप बहुत अच्छे तरीके से आप धन लाभ भी प्राप्त कर सकते हो। और हर एक दृष्टिकोण से देखें
विद्या बुद्धि के दृष्टिकोण से देखें, संतान के दृष्टिकोण से देखें, आय के दृष्टिकोण से देखें, माता पिता का सुख, हर एक प्रकार से आपको हर सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो इस समय दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि केंद्र भाव में लगन में जब भी राहु बैठते हैं और सप्तम भाव में फिर पुनः केतु आ ही जाते हैं, तो जब राहु केतु इस प्रकार से बैठते हैं तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा समय उदर से संबंधित, पेट से संबंधित विकार हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो थोड़ा समय क्या करना है, खान पान इत्यादि का इसमें विशेष ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना है। तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा आप उपाय भी कर सकते हैं कि जैसे बुधवार और शनिवार के दिन बहते हुए जल में आपने क्या कर देना है, कोयला प्रवाह कर देना है। एक मुट्ठी कोयला लेना है और उसे जल प्रवाह करवा देना है। तो ये भी कर सकते हो, या आपको क्या करना है कि महीने के 4 शनिवार के दिन या 4 बुधवार के दिन 4 श्रीफल लाने हैं और उन श्रीफलों को अपने ऊपर ऐसे वार कर उसे गंदे नाले में प्रवाह कर देना है। ऐसा करने से जो ये मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा तो शारीरिक कष्ट इत्यादि के थोड़ा सा योग जो बन रहे हैं, यह अपने आप ही अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। मगर खान पान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों 19 अगस्त को हरियाली तीज आ रही है, तो आप इस पर्व को अच्छे तरीके से मना लीजिए। और उसके बाद 21 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। नाग पंचमी पूरे वर्ष में एक बार आती है, और कहते हैं कि आज के युग में जैसे हम देखते हैं कई बार लोगों की कुंडलियां इत्यादि देखते हैं, तो अधिकांश लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष इत्यादि बना रहता है। तो दोस्तों यह सबसे बढ़िया समय आपके लिए रहेगा कि आप क्या करें, काल सर्प योग का पूजन कर लीजिए और किसी सुयोग्य ब्राह्मण से करवा लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, बाय द वे आपको किसी तरीके से मतलब कोई समस्या उस समय लग रही है, पैसे से संबंधित दिक्कत लग रही है, किसी भी कार्य से संबंधित दिक्कत लग रही है, तो आपने क्या करना है, 3 जोड़े नाग नागिन के बनाने हैं, एक चांदी में, एक तांबे में और एक लोहे में। चांदी और तांबे में जो आप नाग नागिन का जोड़ा बनाओगे उसे भगवान शंकर को अर्पण कर देना है, और जो लोहे में जो रहेंगे उन्हें क्या कर देना, आपने जल में प्रवाह कर देना है। या ऐसे भी कर सकते हो कि एक ही जोड़ा चांदी का बनाकर उसे भगवान शंकर जी को भी चढ़ा सकते हैं और उसे जल में प्रवाह भी कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन आपने एक लोटे में जल लेना है, उसमें दूध, थोड़ा सा दूध डाल दिया, उसमें काले तिल इत्यादि डाल दिए, भगवान जी को चढ़ा के आ जाना है। तो ऐसा करने से दोस्तों जो ये नाग दोष आपकी कुंडली में है, जो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, तो दोस्तों यकीनन मानिए इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जब काल सर्प योग किसी कुंडली में बना रहता है तो उसमें क्या आता है, पितृदोष भी आता है। तो पितृदोष आने का पितृदोष भी उससे क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा जब काल सर्प योग का आप पूजन इत्यादि कर लोगे। उसके बाद 30 अगस्त को आपका रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, जिसका पूरे दिन उस दिन क्या है, भद्रा तिथि जुड़ रही है, और 18:50 से 21:05 यानी कि सायंकालीन 6:50 से और 9:05 तक यह पर्व मनाया जाएगा। इस समय भद्रा रहित है, इस समय भद्रा नहीं है। तो दोस्तों एक तो ये है, और अगर आप उस दिन नहीं मना पाओगे, अगले दिन प्रातःकाल सुबह 7 साढ़े 7 बजे से पहले आप क्या कर लीजिए, इस पर्व को मना लीजिए, अपने भाई को आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से आपने रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, उसके बाद 6 सितंबर को क्या है, जन्माष्टमी का पर्व है, और 6 सितंबर को जो स्मार्त वाले हैं यानी जो गृहस्थी लोग हैं उन लोगों ने क्या करना है, 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाना है। उसके बाद जो वैष्णव लोग हैं वह 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे, और वैष्णव यानी जो साधु संत महात्मा सन्यासी इत्यादि जो लोग होते हैं उनको क्या करना है, 7 सितंबर को यह मनाना है। और दोस्तों उसके बाद पुनः 14 सितंबर को कुश ग्रहणी अमावस्या आ रही है। कुश ग्रहणी अमावस्या यानी हमारा जो देव कार्य है या पितृ कार्य जो होते हैं, इनमें क्या किया जाता है, कुशा को हमेशा लिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि पूरे वर्ष भर के लिए आप पूजा में जितनी भी कुशा आप यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए आपने उसी दिन कुशा को तोड़ के लिया, मतलब उसको काट के ले आओ या उसे तोड़ कर ले आओ। इकट्ठा कर देनी है उतनी जितना आपको एक साल भर में कुशा चाहिए होती है, उतनी कुशा आपने ले आनी है।
और उसको आपने देव कार्य और पितृ कार्य में अपना इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने जैसे मेष राशि के जो जातक है उनके लिए बताया, उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है यह अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा, आपको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट आपको अवश्य करना है। और उसके बाद दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।